कांग्रेस और विपक्ष के लोग पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी लगातार कांग्रेस और विपक्ष को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी के प्रहार से मुकाबला कैसे करें। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस के लिए बुरी खबरें आ रही है। इसके साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस और विपक्ष के लिए क्या बुरी खबर आई है वो आगे बताएंगे आपको। उससे पहले बता दें कि कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। दरअसल पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर विशेष बहस के दौरान कहा कि पिछले एक सदी में इस गीत के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वंदे मातरम इतना महान था तो इसके साथ विश्वासघात क्यों हुआ। महात्मा गांधी की भावनाओं पर किन ताकतों का दबाव था। पीएम मोदी ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के विरोध की राजनीति तेज हुई जब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसके खिलाफ नारे लगाने शुरू किए। पीएम मोदी के मुताबिक उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के बयानों की आलोचना करने के बजाय जिन्ना के विरोध के सिर्फ 5 दिन बाद ही वंदे मातरम की जांच शुरू कर दी। इस दौरान पीएम मोदी ने उस वक्त नेहरू पर तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगाया। वहीं अब भी कांग्रेस तुष्टीकरण के चक्कर में ही लगी रहती है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि कैसे एसआईआर की वजह से घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। वहीं अब उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता के संसाधन केवल नागरिकों के लिए हैं, घुसपैठियों के लिए नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को योगी की पाती साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और मजबूत कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। दर्शकों, सीएम योगी के इस फैसले से आप दर्शक अगर खुश हैं तो कमेंट में गुड और सीएम योगी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता बीजेपी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई है। इसके अलावा कैसे विपक्ष के नेता ही राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर कर्नाटक के सीएम को नोटिस जारी किया है जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की 2023 विधानसभा चुनाव में वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में दाखिल याचिका पर सीएम से जवाब मांगा है। सोमवार को मामले की शुरुआत में अदालत इस याचिका को सुनने के पक्ष में नहीं दिखी, लेकिन तब अदालत को यह बताया गया कि एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार का निर्णय 3 जजों की बेंच में पेंडिंग है। वहीं एक सामान्य मामले में आज ही जस्टिस एम सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है। इसके बाद जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाली बेंच ने मौजूदा याचिका पर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने पूछा कि चुनाव घोषणा पत्र जारी करना भ्रष्ट आचरण कैसे हो सकता है। इस दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने चुनावी अनियमितताओं में लिप्तता दिखाई। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने याची की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कर्नाटक की जनता को 5 गारंटियां दी गई थी। वहीं इंडिगो संकट पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता ने इसको लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। वहीं इसको लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इंडिगो क्राइसिस पर सुनवाई की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच के पास ये याचिका पहुंची। उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए इस परेशानी को बेहद गंभीर बताया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में की गई तत्काल सुनवाई की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि लोगों के कामों पर प्रभाव पड़ा है, लाखों यात्री परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहीं सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मामले को पहले ही केंद्र सरकार देख रही है, इसलिए फिलहाल स्थिति केंद्र को संभालने दिया जाए। सुनवाई करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट एयरलाइंस कंपनी नहीं चला सकता। तो देखा आपने कैसे इंडिगो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया है, जो विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करता तो विपक्ष के लोग मोदी सरकार पर निशाना साध रहे होते।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और विपक्ष से मोदी सरकार पर निशाना साधने का मौका ही छीन लिया। वहीं केंद्र सरकार के नक्सल मुक्त अभियान के तहत माओवादी घुटने टेक रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बालाघाट में केबी डिवीजन के 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 77 लाख का इनामी सुरेंद्र उर्फ कबीर भी शामिल है। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी और पार्टी के नेता वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ही पार्टी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। इस बार नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। सिद्धू की पत्नी ने जो आरोप लगाए उसके बाद पार्टी के नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। पार्टी के नेता तिलमिला उठे हैं। दर्शकों, पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सत्ता में अपनी वापसी की कवायद में जुटी कांग्रेस के लिए उसी के ही नेता मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का बयान कांग्रेस के लिए टेंशन का सबब बन गया है। दर्शकों, कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों और खुलासों की वजह से चुनाव हारती है, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी के ही नेता कांग्रेस पर पैसे लेकर टिकट बेचने से लेकर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। बिहार में भी चुनाव के पहले कांग्रेस के नेता ने पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। चुनाव के बाद पार्टी के बड़े नेता शकील अहमद ने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब पंजाब में भी चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता ही पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, पंजाब की सियासत में नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा नाम है, लेकिन उनकी सियासी ख्वाहिश न बीजेपी में रहते हुए पूरी हो सकी और न ही कांग्रेस में। कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठाया। ऐसे में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सियासी सीन से गायब सिद्धू परिवार साल 2027 के लिए एक बार फिर से सक्रिय हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने पिछले महीने फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब नवजोत कौर ने कांग्रेस के सामने सिद्धू को 2027 के लिए मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की शर्त रख दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में 500 करोड़ रुपए की अटैची वाली बात कहकर नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी राह को आसान बनाए जाने की बजाय कहीं मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दी। दरअसल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने शनिवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि अगर कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है तो वो दोबारा सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे। वहीं पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत कौर सिद्धू के दावों के बाद कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कांग्रेस की नेता नवजोत कौर सिद्धू पर पलटवार किया और कांग्रेस पार्टी से बाहर जाने की नसीहत दे दी। सुरेंद्र राजपूत ने कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू की ओर से पार्टी पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि नवजोत कौर सिद्धू बीमार होने के बाद शायद दवाओं के असर से मानसिक संतुलन खो बैठी है। उन्हें एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है। सुरेंद्र सिंह राजपूत ने आगे ये भी कहा कि नवजोत कौर सिद्धू हो या नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों ही कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से आए थे, तो क्या वो बीजेपी में कोई अटैची देकर रहे थे? नवजोत कौर सिद्धू को ये पता होना चाहिए कि यही वो थे जो कांग्रेस की बड़ाई करते थकते नहीं थे। वहीं नवजोत कौर के इस दावे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला। जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस में सीएम बनाने के लिए कई पैमाने हैं, इसमें एक मापदंड सिख होना भी है, जिस पर सिद्धू खरे उतरे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि सीएम की कुर्सी 350-500 करोड़ रुपए में बेची जा रही है, तो ये राजनीति नहीं है, ये भ्रष्टाचार की खुली नीलामी है। वहीं अब चौतरफा घिरने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने अपने 500 करोड़ रुपए वाले बयान पर यू टर्न ले लिया। नवजोत कौर का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नवजोत कौर ने कहा कि मैं इस बात से हैरान हूं कि एक सीधे साधे बयान को इतना घुमा फिरा कर पेश किया गया। ये बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। दर्शकों, सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने शनिवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था। ऐसे में सवाल एक बार ये उठता है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी में जाने के लिए सिद्धू की पत्नी कोई जुगाड़ लगा रही थी और क्या बीजेपी की तरफ से एंट्री नहीं देने के बाद उन्हें यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा? दर्शकों, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की इंडी ब्लॉक पर टिप्पणी ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका दे दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। दरअसल उमर ने हाल ही में कहा था कि इंडी ब्लॉक लाइव सपोर्ट पर है। वहीं उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि इससे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के बारे में अलायंस का नजरिया सामने आता है कि वो पॉलिटिकल फेलियर है और गठबंधन को लीड करने के लायक नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर जवाब देते हुए भंडारी ने कहा कि नेशनल कांग्रेस लीडर की बातें अलायंस के अंदर भरोसे की कमी को दिखाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का पब्लिकली बचाव करने के बावजूद अलायंस के पार्टनर्स
प्राइवेटली मानते हैं कि वो ब्लॉक की चुनावी हार के लिए जिम्मेदार है। प्रदीप भंडारी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी की लीडरशिप वाले इंडी ब्लॉक के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज उमर अब्दुल्ला और अलायंस के उनके कई पार्टनर दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अलायंस के लीडर बनने के लायक नहीं है। इस बयान से ये साबित होता है कि राहुल गांधी के वोट चोरी और ईवीएम या फिर SIR पर सवाल उठाने के बावजूद अलायंस का हिस्सा और पावर में शामिल हर कोई, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर उमर अब्दुल्ला, अंदर ही अंदर इस बात से सहमत है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस और अलायंस की दूसरी पार्टियां कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती। प्रदीप भंडारी ने आगे ये भी कहा कि ये तो साफ है कि कांग्रेस के अलावा गठबंधन की बाकी सभी पार्टियां सोचती है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अलायंस पहले से ही खत्म हो चुका है, तो नेशनल कांग्रेस लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम एक तरफ से लाइफ सपोर्ट पर हैं, लेकिन कभी कभी कोई हमें वो पैडल लाता है और हमें थोड़ा झटका देता है और हम फिर उठ खड़े होते हैं। फिर बदकिस्मती से बिहार जैसे नतीजे आते हैं और हम फिर से नीचे गिर जाते हैं और फिर किसी को हमें संभालना पड़ता है। दर्शकों, इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बहस छिड़ी। पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, जिसके बाद राष्ट्रीय गीत सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोरने लगा। ऐसे में जब राहुल गांधी से इस पर प्रक्रिया मांगी गई तो उन्होंने महज 4 शब्दों में जवाब देकर किनारा कर लिया। संसद पहुंचे राहुल गांधी ने जब वंदे मातरम पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि प्रियंका का भाषण सुनो। ये कहकर राहुल गांधी चलते बने। अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को ही जवाब देना होता तो राहुल गांधी की जगह पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे क्यों नहीं कर रही। वहीं अब बिहार चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर से ही प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करने की आवाजें उठने लगी है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने पार्टी के कमजोर हालत पर सवाल उठाते हुए इसके लिए सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। राशिद अल्वी ने सुझाव दिया कि प्रियंका गांधी को पार्टी की बागडोर संभाल देनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। ऐसे में अगर राहुल गांधी कोई सियासी कमाल नहीं दिखाते तो आने वाले समय में विपक्ष और कांग्रेस के भीतर से उनके खिलाफ आवाजें और ज्यादा तेज हो सकती है। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू पर करारा वार किया और कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के जिस जयघोष ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, उसका पुण्य स्मरण करना हमारा सौभाग्य है। लेकिन पीएम मोदी के बयान से कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। वहीं टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का साथ दिया है। दर्शकों, लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तुष्टीकरण के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला। नेहरू पर बार बार तुष्टीकरण के आरोप लगाने को लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में माहिर है, क्या इन 3 ऐतिहासिक तथ्यों का जवाब देंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में 3 सवाल उठाए और उसके जवाब भी साझा किए। पहला सवाल 1940 के दशक की राजनीति पर था। उन्होंने पूछा कि कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने बंगाल में उस व्यक्ति के साथ गठबंधन सरकार बनाई जिसने मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया था। रमेश ने कहा कि वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसके अलावा भी जयराम रमेश ने एक्स पर 2 सवाल पूछे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में वंदे मातरम पर चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम विषय भारत की आत्मा का हिस्सा है। इस गीत ने गुलामी में सोए हुए लोगों को जगाया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम 150 सालों से भारत की आत्मा में बस चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सदन में हम अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे। प्रियंका ने सवाल उठाया कि आखिर इस पर बहस की जरूरत क्या है। हम ये बहस आज यहाँ 2 वजह से कर रहे हैं। पहला, बंगाल चुनाव आ रहा है, इस वजह से इसका चुनाव हो रहा है। वहीं इससे पहले वंदे मातरम पर संसद में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि नेहरू को सिंहासन डोलता नजर आया और वंदे मातरम से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब पहना गया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। यह तुष्टीकरण की नीति को साधने का कांग्रेस का तरीका था। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन वंदे मातरम को 50 वर्ष हुए थे तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों से जकड़ा हुआ था।
जब वंदे मातरम के 100 साल का पर्व था तब भारत के संविधान का गला घोट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। दर्शकों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अक्सर ये दावा करते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान तो तब खतरे में आया था जब कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वंदे मातरम पर संसद में चर्चा शुरू करने के लिए पीएम मोदी का स्वागत किया है। कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के बयान से तिलमिला गए हैं, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।